Hello, hello everyone, very welcome. So guys, UGC नेट एग्जाम पेपर 1 500 MCQs PYQs में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाओ। तो गाइज आज से आपकी यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की 500 MCQs PYQs सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप सभी रेगुलर इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइज आपको क्या करना है, क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपका टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाना है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। गाइस देखिए आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। और जो पहली बार यहां पर आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। देखिए जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है, क्या संबंध होता है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का? सूचनाओं, ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से, या रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास से, या शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से, या उपयुक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। सभी का आंसर यहां पे डी आ रहा है। देखिए हर बार जब कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह से उपयुक्त सभी ऑप्शन में आ गया तो आप अपना आंसर सोच समझकर चुनेंगे। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सोच समझकर चुनेंगे। हमेशा डी सही नहीं होता है, ये जो सरकारी ऑप्शन है हमेशा सही नहीं होता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध क्या होता है। कभी भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण से नहीं होता है। हम अपने शरीर से, अपनी बॉडी से जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम कोई प्रशिक्षण या कोई वर्कशॉप नहीं लेते हैं, पहली बात। ठीक है, सी आंसर नहीं है आपका, तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा, आपका आंसर डी भी नहीं होगा। अब देखिए रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों के विकास के लिए, यह भी नहीं होगा। कभी भी आप अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी जो अभी क्षमता के लिए आप अपने मूल्यों का विकास नहीं करते हैं, है ना, अपने एवोल्यूशन को डेवलप नहीं करते हैं। कभी भी एवोल्यूशन का डेवलप नहीं किया जाता है और ना ही इंटरेस्ट का डेवलप किया जाता है, यानी कि जो जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसका विकास नहीं करेंगे। कभी भी आपके दिलचस्पी या आपके इंटरेस्ट का विकास नहीं होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, विकास नहीं होता है। दूसरा गाइस देखिए यहां पर है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं से होता है, ज्ञान व तथ्यों की जानकारी से होता है। तो आंसर आपका क्या होगा, ए आपका आंसर है, ए आपका करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस देखिए यहां पर यदि मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं तो हमें रैपिड फायर मोड में करना है, तो जल्दी जल्दी से करेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए निम्न में से भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं। यहां पर दिए गए हैं ज्ञान
निम्न में से भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर कौन से हैं? तो आकलन, अग्रहण, प्रतिक्रिया संयोजित करना, मूल्यांकन, संश्लेषण ज्ञान या ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, बोध, हस्त कौशल, प्रकृतिकरण, प्रतिरूप। आंसर आपको यहां से देना है, यहां से आपको आंसर देना है। तो इनमें से कौन सा है बताइए। देखिए आपका आंसर गलत हो गया है, डी आंसर नहीं है, डी नहीं है आंसर। जब कभी भी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर होता है तो कौन सा होता है? आकलन करना और क्या? अग्रहण, प्रतिक्रिया संयोजित करना। मूल्यांकन करना भी भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, और विश्लेषण भी नहीं आता है। भावनात्मक रूप से हम आकलन करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, संयोजित करते हैं, ठीक है, कलेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी इसका आंसर है। क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस देखिए एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान जवाब है, और देखिए इस कारण से आप क्या करेंगे? गलत आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सटीक आंसर देना होता है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन से ज्यादा आंसर लगते हैं और इसी कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना आंसर गलत दे देते हैं। पूरा क्वेश्चन ही 2 नंबर हम कम कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है, रिलेट करना है, उसके बाद अपना आंसर देना है, वो भी सटीक आंसर चुनना है। तो देखिए शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में संपन्न होने वाली प्रमुख प्रक्रिया है कौन सी? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के लिए कर्मबद्ध व्यवस्था करना, या उपयुक्त में से सभी। यहां पर देखिए कुछ बच्चों के आंसर बहुत सही आ रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर देखिए ऑलमोस्ट सभी हैं। सरकारी ऑप्शन सही हो गया, तो आपका आंसर क्या है? डी। आपका आंसर डी है, डी आपका आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। निम्नांकित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता। देखिए सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है तो क्या होगा? अभिवृत्ति नहीं होगा, संकल्पना नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, परिपक्वता होगा। क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, ठीक है, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी भी सीखने की जो प्रक्रिया का परिणाम होता है वो क्या होता है? क्या नहीं होता है? परिपक्वता नहीं होती है। ज्ञान होता है सीखने की प्रक्रिया, जब हम कोई वर्कशॉप करते हैं तो सीखने के लिए यानी कि नॉलेज गेन करते हैं। संकल्पना होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है। अभिवृत्ति होता है यानी कि जो अपना स्किल होता है वो भी यहां पर होता है। लेकिन यदि कुछ नहीं होता है, परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। कभी भी कोई भी इंसान कितना भी महान बन जाए, मतलब कोई सीखना चाहता है, तो ये जरूरी नहीं कि उस फील्ड में वो परिपक्व है। गाड़ी चलानी सभी को आती है, लेकिन कब कहां पर हो जाए, क्या दुर्घटना हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब परिपक्व नहीं है, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अध्ययन करने वाला निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता या सभी? सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सभी नाम से जाने जाते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑलमोस्ट सभी नामों से जाने जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख दायित्व है छात्रों के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, या कार्य विश्लेषण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए, निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण का जो प्रमुख दायित्व है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। कोई बी के साथ जा रहा है, कोई डी के साथ जा रहा है, कोई सी के साथ जा रहा है, ठीक है। तो ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, इसमें से डी होगा। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। निदानात्मक में हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उपचार करते हैं। तो व्यवहार का निर्धारण करना नहीं होगा, छात्रों के व्यक्तित्व का सूचनाओं को संकलित करना यह भी नहीं होगा, और विश्लेषण भी नहीं। यदि कहीं पर उपचार शब्द होता तो हमारा आंसर कुछ और होता। तो यहां पर क्या है, डी यहां पर है, क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है मानसिक योग्यताओं से, शारीरिक योग्यताओं से, गमक योग्यताओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध होता है किससे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। अब बी के साथ भी जा रहे हैं, सी के साथ भी जा रहे हैं, डी के साथ भी जा रहे हैं, ए के साथ भी जा रहे हैं। जो ए के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो ए के साथ गए हैं उनका आंसर सही है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मानसिक योग्यताओं से होता है। आपने कितना सीखा है, आपको कितना याद है, आपको कितना समझ आया है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉन डीवी, D.O. स्मिथ, या वाटसन, या जेम्स ब्रूनर? ये क्वेश्चन मैंने पहले कहीं करवाया है, इसी प्लेटफॉर्म पे करवाया है मैंने कहीं। चलो सही है, कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है, ज्यादा बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। डी है, जेम्स ब्रूनर। जेम्स ब्रूनर ने शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। आजकल मौसम चेंज हो रहा है और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो खांसी भी स्टार्ट हो रही है, पता नहीं क्यों। किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होते हैं? किस सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी श्रोता के स्थान पर प्रतिभागी होते हैं? क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या विभाजन का? देखिए, कभी विभाजन नहीं होगा, चयन नहीं होगा, और क्या होगा, प्रेरणा भी नहीं होगा, ठीक है। ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जब कभी भी किसी भी सिद्धांत द्वारा शिक्षार्थी क्या करता है, स्टूडेंट्स श्रोता के स्थान पर प्रतिभाग होता है, मतलब क्या करता है, श्रोता के स्थान पर प्रतिभाग करता है, तो इसका मतलब क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है, यानी कि वर्कशॉप के माध्यम से सीखता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। क्या है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शिक्षण के किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है? अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुदेशन, विभाजन का सिद्धांत? सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बी। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। प्रेरणा के सिद्धांत के द्वारा ही बालक में, बच्चों में रुचि का विकास होता है। रुचि का विकास का मतलब है उनमें इंटरेस्ट आता है, जब उनको प्रेरणा मिलता है तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती है, ठीक है। वो वाला विकास मत समझिए, ये दूसरा विकास है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है किससे? ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से, हृदय से, हाथों से, बातों से? ए इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हमने पहले किया था। देखिए हमेशा कॉन्सेप्ट वही रहता है। जब कभी भी आप एग्जाम देते हो, मेरी बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, कीवर्ड्स बदल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही रहता है, उद्देश्य वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है कि आपका आईक्यू लेवल चेक करना, आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक करना, है ना, कि आप कितना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना बेहतर आपने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना सही है, आपका समझ का स्तर कितना अच्छा है, ये देखा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है, औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक है अनुदेशन, प्रतिपादन, परिशिक्षण या अनुबंध। कभी भी देखिए औपचारिक शिक्षा का जो प्रभावी घटक होगा परिशिक्षण नहीं होगा, ठीक है। सी के साथ जा रहे हैं अधिकतर लोग, लेकिन सी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ए होगा अनुदेशन। औपचारिक और अनौपचारिक आपको पढ़ाया था ना टीचिंग एप्टीट्यूड में। औपचारिक क्या होता है? घर से हम निकले हैं, हम किसी से अपने दोस्त से मिलना है और हमने किस टॉपिक पर बात करनी ये पहले से फिक्स कर लिया, मिले, उस टॉपिक पर बात की, ये क्या हो गया? औपचारिक मीटिंग हो गई। अनौपचारिक क्या होता है? हमें कहीं जा रहे हैं, कोई हमें मिल गया और हमने उसका हालचाल पूछा, तो ये क्या हो गया? अनौपचारिक हो गया। और किसी से इन्फॉर्म किया है, कॉल किया है कि भाई हम तुझसे मिलने आ रहे हैं और इस बारे में बात करनी है, तो मिलकर बात करते हैं, ये क्या हो गया? औपचारिक हो गया। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर हो, ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। टाइम बहुत लग रहा है ना, 17, ओ माय गॉड, यानी कि 4-5 मिनट हम आगे पीछे चल रहे हैं। कोई नहीं, आराम से करते हैं। शिक्षण की अवस्था है पूर्व तत्परता अवस्था, अंत प्रक्रिया अवस्था या शिक्षण तत्परता की पश्चात की अवस्था। शिक्षण तत्परता के पश्चात की अवस्था या उपयुक्त तीनों अवस्थाएं। तो यहां पर बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है, डी आंसर है आपका, डी। उपयुक्त तीनों अवस्थाएं शिक्षण की अवस्थाएं हैं, डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाए, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आपस की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। उन्हें यह बताए कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री नाम पुरस्कार मिलते हैं। उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानी सुनाइए। तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? अरे नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रखना मेरी बात। हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट आपका टफ होगा, पेपर 1 आपको इजी लगेगा, या पेपर 1 जो सब्जेक्ट आपका बहुत इजी होगा तो पेपर 1 आपको टफ लगेगा, ऐसा होता है। लेकिन हालांकि दोनों बड़े टफ होते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगता है ना, उसी में सब्जेक्ट से ज़्यादा, या जो आपको टफ लग रहा है उसमें ज़्यादा आएंगे आपके नंबर, और जो बहुत इजी लगता है उसी में आपके सबसे कम नंबर आएंगे। कारण क्या है? आप हलवा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं करते, रिलेट नहीं करते और बस आंसर दे दिया, है ना। तो देखिए 14वां क्वेश्चन है ये। और कभी भी बालकों में शोध प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए कभी भी उनके जो विज्ञान के विषयों पर बल दिया जाए, ये नहीं होगा, कभी भी नहीं दिया जाता है। और बड़े बड़े शोधकर्ताओं की कहानी भी नहीं सुनाई जाती है।
कहानी सुनने में इंटरेस्ट ही ना हो बच्चों को तो क्या करेंगे? उन्हें यह बताया कि शोधकर्ता करने पर उच्च डिग्री, ये नहीं होगा, इसका आंसर है बी। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाएगा। ठीक है, उनकी जो एप्टीट्यूड है, जो उनका अभी क्षमता है, जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाएगा। ठीक है, ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं समानता व तुलना करने की आदत को विकसित कर सके, विश्लेषण कर सके। ठीक है, एनालिसिस कर सके अपने आसपास की वस्तुओं का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शिक्षण क्रियाओं का महत्व है। अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व तथा बाद में की जाने वाले संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान, अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार, अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी भी अध्यापक क्रियाओं का जो महत्व है वो अध्यापकों के द्वारा कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व और बाद में की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, आप क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, प्रवेश लेने जा रहे हैं, और आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, ठीक है, और बाद में आपको क्या क्या एक्टिविटी आपने की है, बाद में उसका ज्ञान, क्रियाओं का ज्ञान, ये नहीं होगा। कक्षा 1 में आप एडमिशन लेने गए थे, आपका टेस्ट हुआ क्या? हालांकि अब होता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं केजी, नर्सरी केजी होता है ना, जो वहां पर टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे 5, 4, 3, 4, 5, 6 क्लास के बच्चे हैं उनका टेस्ट होता है। यदि वो टेस्ट बच्चे पास नहीं करते तो जो जिस क्लास में वो बच्चा है उससे कम की क्लास में बच्चे को रखा जाता है, या फिर दूसरे स्कूल में भगा दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है अब, लेकिन जो केजी नर्सरी में अब ऐसा नहीं होता है। केजी नर्सरी में डायरेक्टली प्रवेश एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अध्यापकों के द्वारा अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार करना, यह भी नहीं होगा। अध्यापकों के द्वारा शिक्षण चरों का उत्तम ज्ञान, तो यह भी नहीं होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? डी। इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण की युक्तियों एवं प्रवृत्तियों संबंधी निर्णय लेना, विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, छात्रों से मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पूछना, या प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए, कौन सी एक प्रक्रिया शिक्षण की पूर्व तत्परता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण की युक्तियों एवं प्रवृत्तियों संबंधी निर्णय लेना यह है, विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना ये भी है, छात्रों में मूल्यांकन संबंधित प्रश्न पूछना ये नहीं होगा, और प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्ध व्यवस्था करना ये भी है। नहीं है, यहां पे क्या पूछा गया है? नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका? सी। सी आपका आंसर है, सी। ठीक है, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ठीक बात। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्नों के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो क्या है आपका आंसर? सब बी के साथ जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, ए के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। 2-3 बच्चे डी के साथ गए हैं।
यहां पर उच्च शिक्षा के स्तर की बात हो रही है, उच्च शिक्षा के स्तर की बात हो रही है। तो उच्च शिक्षा के स्तर पे क्या होता है, शिक्षण का जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है। यह होता है व्याख्यान के दौरान प्रश्नों के लिए छात्रों को प्रेरित करना। डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर दीजिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन है किसका। अनुभव के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। किसने कहा था ये किसका कथन है, गेट्स महोदय का या गिलबर्ट का, गिलफोर्ड या हंटर या गैरेट का। बी के साथ क्यों जा रहे हो सभी। ए गेट्स महोदय का ये कथन है, ठीक है। आंसर क्या है आपका, ए। पढ़िए और आंसर दीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताई। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए। ब्रेवर, हर्बर्ट स्पेंसर, थर्नडाइक या ग्रेगे या थर्नडाइक या हर्बर्ट स्पेंसर या ब्रेवर है ये, ब्रेवर। क्या है आपका आंसर, ना सी होगा, ना ए होगा और ना ही डी होगा, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर है जिन्होंने क्या कहा था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा किसी शिक्षा शास्त्री ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए थे, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण के सामान्य सूत्र बताए थे। शिक्षण चरों के कार्य क्या क्या है बताइए। उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन या सभी। वाह, सभी डी के साथ जा रहे हैं। देखिए शिक्षण चरों के कार्य उपचारात्मक है, बिल्कुल सही है, निदानात्मक, दोनों सेम है, ठीक है। निदान करना अर्थात उपचार करना और लास्ट में मूल्यांकन करना, तो आपका आंसर डी सही है, डी आपका आंसर सही है। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। गाइस 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं या 25 क्वेश्चन में ही रुक जाए, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, 50 करते हैं, आज 50 कर लेते हैं। बौद्ध के अंतर्गत आने वाले अधिगम बिंदु कौन से हैं। अनुवाद करना, व्यक्तिकरण करना या व्याख्या विवेचन करना। यहां से आपको आंसर देना है, इस ऑप्शन में आपको आंसर देना है, जल्दी से दीजिए। देखिए सॉरी, तो देखिए जब कभी भी बौद्ध के अंतर्गत आने वाला अधिगम बिंदु कौन सा है, अनुवाद करना नहीं होगा पहली बात, ठीक है। व्यक्तिकरण होगा और व्याख्या विवेचन होगा, ठीक है। कहां पर है, डी, ठीक है, डी आपका आंसर है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, व्यक्तिकरण और व्याख्या करना, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन उच्च शिक्षा से संबंधित ओरिएंटेड
कोर्सेज या ओरिएंटेटेड कार्यक्रम है? विदेशी भाषा कोर्सेज, शेयर मार्केट कोर्सेज, एनिमेशन या ये सभी? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी है। सभी सही आंसर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। उच्च शिक्षा से संबंधित जो ओरिएंटेटेड कोर्सेस है, कार्यक्रम है, वो क्या है? विदेशी भाषा के कोर्सेस हो गए, शेयर मार्केट के कोर्सेस हो गए और एनिमेशन हो गए। ठीक है, सभी हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। ओरिएंटेटेड कार्यक्रम, ओरिएंटेटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं। पारंपरिक कार्यक्रमों में कॉलेजों व महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है। गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीकी आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा है, कौन सा नहीं लिखा हुआ है, कौन सा है? उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? हमें जो सही है वो बताने हैं इन तीनों में से, और आपको आंसर यहां देना है। जो ओरिएंटेटेड कार्यक्रम अल्पकालिक व बेहतर रोजगार उन्मुखी नहीं होते हैं, तो ये गलत है। होते हैं, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। पारंपरिक कार्यक्रमों कॉलेजों महाविद्यालयों में संचालित सामान्य शिक्षण प्रणाली व प्रबंध को शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। गैर पारंपरिक कार्यक्रमों में तकनीकी आधारित एवं जल्द स्मरणशील बनने वाले पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाता है, ये सही है। तो कहां पर है? सी। तो आपका आंसर क्या है? सी बिल्कुल सही है। सी करेक्ट आंसर है। सी क्या है? सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, अधिगमकर्ता या पाठ्यक्रम? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सी करना है, बस सी कर लेना है। क्यों? अधिगमकर्ता का मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट्स, है ना। अब क्या बोलते हैं उसके लिए? छात्र हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, अध्येता हो गया, अध्येता कहा जाता है, अधिगमकर्ता कहा जाता है। यदि ये स्टूडेंट्स, छात्र, अधिगमकर्ता, अध्येता स्कूल में नहीं होगा, विद्यालय में नहीं होगा, तो शिक्षक किसे पढ़ाएगा? ठीक है, पाठ्यक्रम किसे पढ़ाएगा? जब स्टूडेंट्स ही नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस, आज 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो ये क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जो एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, अच्छे से डील कर लिया, तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी आप अच्छे से डील कर पाएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, है ना। सरल से टफ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है? प्रशंसा, दंड, आलोचना, जुर्माना? देखिए, जुर्माना तो बिल्कुल नहीं होगा, आलोचना भी नहीं होगा और दंड भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्रशंसा है, यानी कि ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, है ना। तो गाइस देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस को नहीं पढ़ा, अभी तक थ्योरी क्लासेस को नहीं पढ़ा, नहीं देखा, वो सभी उन सभी को क्या करना है?
इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाना है, इसी प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट पर जाना है और यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर जाना है। और देखिए यहाँ पर हमारा टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीडी सारा कुछ कंप्लीट हो रखा है। आप इन क्लासेस को देख लीजिए। यदि आपने इन क्लासेस को देख लिया तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है, क्योंकि सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल में सारा कुछ पढ़ाया गया है ना। और देखिए माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज जरूर देखिए, माई ज्योग्राफी सीरीज, माई पेपर 1 सीरीज देखिएगा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्योग्राफी पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी यहाँ पर जाइए, ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट यहाँ पर करवाया गया है ना। जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस देखिए इस सारी क्लासेस की पीडीएफ और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाएगी, है ना। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 83 यहाँ पर फाइल्स प्रोवाइड की गई हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आज की क्लास यहीं तक करें या आगे भी करना है, जल्दी से बता दीजिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास में आगे से करेंगे, क्योंकि सर्वर का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो गाइज आपकी आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 25 क्वेश्चन करेंगे।